जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, सब्सक्राइब करिए आवाज चैनल को, जहां संगीत ही पूजा है, और सुनिए नई नई उभरती प्रतिभाओं के गाए हुए गाने। और इसके साथ साथ अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें भेजिए अपनी गायकी की रिकॉर्डिंग और जुड़िए आवाज चैनल से। आज ही सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में कुछ जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो ऐसा होता है जिसे इंसान को निभाना ही पड़ता है, और अगर ये उत्तरदायित्व मौत के बाद भी आपके कंधों पर रहे और आपकी आत्मा इस उत्तरदायित्व से मरने के बाद भी मुक्त ना हो, तो महसूस करिए आपकी आत्मा के कंधों पर पड़ा हुआ है वो उत्तरदायित्व का बोझ, जिसके नुकीले धारदार नाखून आपके कंधों को बेतहाशा जख्मी किए जा रहे। संडे का दिन, हम सभी के पास कोई भी काम नहीं, सो बबलू के चाय के होटल में बैठकर बस गप्पे मार रहे थे, और गप्पे भी घूमते घूमते पहुंच गई वही भूत प्रेत की घटनाओं पर। मगर आज माहौल नहीं जम रहा था। रमेश बोल पड़ा, अबे यार, वही घिसी पिटी भूत प्रेत की घटना है। तुम्हें से किसी ने सच में भूत देखा है? हाँ? मेरे चाचा ने, मेरे दादा ने, मेरे ताया ने, मेरी दादी ने भूत देखा, और वो भी क्या, रात को जा रहे थे, कुछ दिख गया जिसे समझ लिया भूत। बाद में पता चला पेड़ में कोई कपड़ा लटक रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। अरे ऐसी घिसी पीटी कहानियां सुना सुना के कब तक टाइम पास करोगे यार? कुछ सच की घटना हो तो बात करो, नहीं तो चलो घर चलते हैं। अबे तो तू ही कुछ सही में सुना दे, तेरे पास कोई घटना नहीं है क्या? अविनाश बोल पड़ा। अरे लड़ो मत यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? वैसे भी कल से लॉकडाउन लगने वाला है, 6 दिनों तक मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। आज बैठे हो तो थोड़ी अच्छी सी बातें कर लेते हैं। हाँ यार, ये बात तो है, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन की बातें कर रही है। हमारी सुरक्षा के लिए है और जरूरी भी हो गया है। तो आपस में लड़ने की बजाय कुछ अच्छी बातें कर ले। मगर क्या बातें करें? अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं कुछ आप लोगों को सुनाऊं। होटल के अंदर बैठा हुआ वो आदमी बोल पड़ा। होटल के उस ओर जरा रोशनी कम थी, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट न दिख रहा था। समझ में आ रहा था कोई 50-55 साल का एक दुबला पतला सा व्यक्ति है। जी सुनाइए, क्या कोई भूत की घटना? भूत है या अलौकिक है वो तो आप लोग ही डिसाइड कर लेना, मैं बस सुना सकता हूं। हाँ जी बिल्कुल, हम सभी उसकी ओर मुड़ के बैठ गए। बबलू समझ चुका था कि आगे डिस्कशन लंबा चलने वाला है, इसलिए उसने सबके सामने एक एक चाय का ग्लास लाकर रख दिया और खुद भी चाय का एक ग्लास हाथ में लेकर पास ही के एक बेंच में बैठ गया। ये बात आज से करीब 20-21 साल पहले की है। मेरी पोस्टिंग उन दिनों नैनीताल में हुई थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वैसे जंगल मेरा पागलपन है। जंगल की नीरवता, जंगल की सुंदरता, ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ड्यूटी हुई तो फिर कहना ही क्या था। मेरा वहां ज्यादा कुछ काम न था, मैं तब जूनियर था, इसलिए जल्दी काम निपटाकर फ्री हो जाता था और जीप लेकर निकल पड़ता था जंगल पहाड़ों की तरफ।
पहाड़ी ढलान पर जंगलों के बीच से वीराने में गाड़ी चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अक्सर तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर निकल जाता था। ऐसी जगहों पर आते जाते लोग एक दूसरे पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। गाड़ियां सरपट आपके पास से निकल जाती है और रास्ता अधिकतर खाली ही रहता है। मैं दूर निकल जाता और फिर गाड़ी बिल्कुल धीरे करके चलाता। आसपास के वीराने का, जानवरों की आवाजों का, चिड़ियों के कलरवों का बहुत आनंद लेता था। हमारे ड्राइवर हनुवंत सिंह ने एक दिन मुझसे कहा, बाबू आप इस तरह से अकेले अकेले जंगल में मत जाया कीजिए, हमें भी साथ में ले जाया कीजिए। आप लोग शहरी लोग हैं, इन जंगलों के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। क्या होगा, शेर भालू खा जाएंगे? शेर भालू के अलावा भी बहुत कुछ है इस जंगल में जो आप मुझे साथ ले चलिए। मगर मेरे चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया कि मैं उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं हूं। मैंने सरपट गाड़ी दौड़ा दी। आज काफी दूर निकल आया था। गाड़ी धीरे धीरे डामर के रोड पर चली जा रही थी। आसपास से ट्रक, गाड़ियां वगैरह सरपट निकल जाती और उसके बाद एक लंबा सन्नाटा। दूर चिड़ियों के कलरव, बंदरों की आवाज कानों में पड़ रही थी। आसपास खिले हुए पेड़ पौधे, फूल, सब कुछ बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। मैं 20 की स्पीड में गाड़ी करके धीरे धीरे इस सुंदरता का आनंद ले ही रहा था कि अचानक मेरे गाड़ी के सामने एक दुबला पतला सा व्यक्ति आ गया। मैं तेजी से ब्रेक मारा। वो तो गनीमत है कि गाड़ी कम स्पीड में थी, अगर स्पीड में होती तो निपट जाता। मैंने गाड़ी से उतर कर चिल्लाया, अरे दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? चोट वोट तो नहीं लगी? वो सीधा खड़ा हो गया और किसी से कहने लगा, लगी तो नहीं बेटा? हैं? अरे 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 देख देख जरा संभाल ले। मैं चौंक पड़ा। जहां तक मुझे याद है, जो वो मेरी गाड़ी के सामने आया था तब अकेले ही था, कोई बच्चा अच्छा उसके साथ नहीं था, या गोद में था क्या पता। मैं फिर चीखा, अरे सुनाई नहीं देता है क्या? अब की बार मुंह मेरी तरफ पलटा। बाबू मेरी ही गलती है, असली में ध्यान न दे पाया और आपकी गाड़ी के सामने आ गया। और तब पहली बार मैंने देखा कि वो किससे बात कर रहा था। वो असल में एक चील था जो उसके कंधों पर बैठा हुआ था। आकार में काफी बड़ा था। वो बोल पड़ा, ये मेरा पालतू है, इसके साथ में जंगल में घूमता हूँ, हम दोनों साथ ही रहते हैं। आप जाइए बाबू, आप जाइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देख दाख कर चला करो, किसी दिन गाड़ी में दबकर मर जाओगे, मैंने उससे कहा, और गाड़ी लेकर मैं वापस आ गया। हनुमान सिंह से जब पूछा तो उसने बताया, वो साहब, अरे वो तो डमरू पागल है। पहले यही ऑफिस में काम करता था, मगर फिर एक दिन कहां से एक चील ले आया, उसे ही खिलाने पिलाने पालने पोसने में लग गया। वो हमेशा उसके कंधों पर बैठा रहता है। ऐसा लगता है धीरे धीरे उसके शरीर का सारा खून पी जा रहा है। जंगलों में पागलों की तरह घूमता रहता उसे ले लेकर। मरेगा किसी दिन, मरेगा, गाड़ी के नीचे आकर ही मरेगा। आपने अच्छा किया, मैं होता तो चढ़ा देता उसके ऊपर गाड़ी, गलीस कहीं का। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार
उस व्यक्ति की काया को याद करके मैं सिहर सा उठा। है सब दुबला पतला, शरीर में जैसे खून ही ना हो। और वो चील कितनी बड़ी आकृति का था वो, उसके कंधों पर बैठा हुआ। मैंने उस ओर से ध्यान हटाकर काम में ध्यान लगाया। 2 दिन बाद अचानक जब नींद खुली तो हनुमान सिंह आकर बोला, साहब सुना आपने, डमरू पागल मारा गया है। यहां से थोड़ी दूरी पर उसकी लाश सड़क के पास पड़ी हुई है। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। अरे उसे तो मरना ही था, आया होगा किसी न किसी गाड़ी के नीचे। अभी 1 दिन पहले ही मैंने उसे देखा था। सड़क के किनारे किनारे चिड़ियों की तरह हाथों को लहराता हुआ दौड़ा जा रहा था और उसके उस दौड़ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उसके कंधे में बैठा हुआ वो चील। अजीब सी आवाजों में चीख रहा था, जैसे जैसे उसे कह रहा हो और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। और वो उसी तरह पागलों की तरह दौड़ा चला जा रहा था। मैंने भी तभी सोचा था कि ये बहुत जल्दी ही किसी गाड़ी के नीचे आएगा। पता नहीं था मेरी सोच इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अपने अफसरों के साथ मैं लाश की तरफ चल पड़ा। पुलिस को भी खबर दे दिया गया था, पुलिस भी पहुंच गई थी। मगर वहां पहुंचकर जो कुछ देखा वो शरीर में सिहरन भरने लायक था। डमरू की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और लाश के चारों ओर घूम रहा था वही चील। कभी उसके शरीर को ठुकरता, कभी चीखता, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा करते करते अचानक वो उसके चेहरे के पास पहुंचा और एक ही चोट में अपनी धारदार चोट से उसकी आंख बाहर निकाल ली। ओफ, क्या भयानक दृश्य था। मैं वहां से चला आया। मगर अगले दिन रात को सोते सोते मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। मार्च के आखिरी दिन थे, गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। मगर अचानक इतनी ठंड, मैं चौंक पड़ा। उठकर चादर ढकने ही वाला था कि अचानक चांद की रोशनी में बाहर खिड़की पर नजर गई और मैं चौंक पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर डमरू खड़ा है और चील उसके कंधे पर बैठा हुआ है। मैं चौंक पड़ा। एक बार आंखें मलकर जब दोबारा देखा तो नहीं, कुछ नहीं था। ये क्या? मैं चादर ओढ़कर चुपचाप लेट गया। मगर तभी कानों में आवाज पड़ी, बाबू, बाबू उठिए। मैं चौंक पड़ा। सिहरन से भरा हुआ मैंने आंखें खोली और सामने देखा, मेरे पैरों के ठीक पास डमरू खड़ा था और उसके कंधे पर बैठा हुआ था वही चील। वो बोल पड़ा, बाबू, आपने कल मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कोई बात नहीं, अच्छी गति मिल गई मुझे। मगर इसे बचपन से पाल रहा हूँ, मुझसे हमेशा चिपका रहता। मेरे शरीर से धीरे धीरे सारा खून पी गया ये। मगर इसके प्रति एक अजीब सी माया हो गई है, इसलिए इसे जीते जी छोड़ न सका। सबने मुझे बहुत समझाया कि इसकी वजह से मैं मरता जा रहा हूँ, मगर इसके प्रति मेरा प्रेम कम न हो सका। लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया, मगर मैं इसे न छोड़ सका।
मगर कल जब आपने गाड़ी चढ़ाई और मैं मर गया, उसके बाद मैं चिंतित हो गया। इसका क्या होगा? ये मेरे कंधे को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। ऐसे में ये कहाँ जाएगा? किसके पास रहेगा? और इसे छोड़कर मेरी आत्मा तो मुक्त भी नहीं हो पा रही, इसलिए आत्मा बनकर भटक रहा हूँ। बाबू, आपने मुझे मुक्ति दी है, अब आप ही इसे भी थोड़ा सा सहारा दे दीजिए। अपने कंधे पर इसे बैठा लीजिए। हाँ, बैठा लीजिए ना। जा, मैंने बाबू को बोल दिया है। वो तुझे अपने कंधे पे बैठाएंगे मेरी तरह। हाँ, वो तुझे मेरी तरह प्यार करेंगे। अरे जा, डरता क्यों है? लीजिए बाबू, उसे बैठा लीजिए। और तभी वो चील पंख फड़फड़ाता हुआ मेरे कंधों पर आकर बैठ गया। उसके वो तेज धारदार नाखून मेरे कंधों पर गड़ने लगे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बाबू, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ समझ ना सका। असहनीय दर्द के कारण धीरे धीरे जैसे मैं बेहोश होने लगा। सुबह काफी देर से नींद खुली। हड़बड़ाकर उठा और तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दरवाजा खोला तो हनुमान सिंह और रेंजर साहब बाहर खड़े थे। मेरे काफी देर तक दरवाजा न खोलने से शायद वो लोग डर गए थे। रेंजर साहब बोले, ठीक तो हो? क्या हुआ? जी, रात में बुखार आ गया था, इसी वजह से। अरे अभी ठीक हूं। इसके बाद दिन भर ठीक ठाक ही बीता। मुझे लगा रात में शायद मैंने सपना देखा था, मगर रात को सोने के ठीक बाद कानों में आवाज पड़ी, बाबू उठिए, इसे सहारा नहीं देंगे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और अपने कंधों पर असहनीय दर्द महसूस करने लगा। इसके बाद तो जैसे ये क्रम ही बन गया। हर रात वो ठीक उसी तरह आता, मेरे कंधों पर बैठ जाता। थोड़ी देर तक दर्द सहने के बाद मैं सो जाता। सुबह उठता, मगर देर से। धीरे धीरे काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। ड्राइविंग भी बंद कर दी थी मैंने। जंगल घूमना तो जाता ही नहीं था। खाने पीने में ठीक से ध्यान न देने की वजह से शरीर भी धीरे धीरे दुर्बल होने लगा था। एक दिन हनुमान सिंह बोला, साहब, हमें लगता है आप पर जंगल की हवा असर कर गई है। हमारी मानिए तो ये नौकरी का चक्कर छोड़िए और शहर लौट जाइए, वरना आपकी जान को खतरा है। मुझे भी लगा जैसे हनुमान सिंह सही कह रहा है। जान रही तो आधा पेट खाकर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। इसलिए नौकरी से रिजाइन करके वापस शहर लौट आया। मगर किस्मत से आधा पेट खाने की जरूरत नहीं थी। एक अच्छी सी फर्म में नौकरी मिल गई, तनख्वाह भी अच्छी थी। एक अच्छा सा घर ले लिया। धीरे धीरे मैं फॉरेस्ट की उन यादों को भूलता सजा रहा था और डमरू भी अब मेरी यादों से गायब हो चुका था। मेरे पड़ोसी में एक नए परिवार आकर रह रहा था। महाशय काफी अच्छे थे, अक्सर आते जाते हालचाल पूछते थे, मगर मुझे बड़ी अजीब निगाह से देखते थे। एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, आपसे एक बात अगर पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा? बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब देखिए, सबके अपने अपने शौक होते हैं, जानवर पालना, चिड़िया पालना। और अब
इतनी अच्छी अच्छी प्रजाति की चिड़िया है, मिट्ठू है, इन सबको छोड़कर आपको ये चील पालने की कहां से सूझी? सुनकर मैं चौंक उठा। चील? हाँ, और पाला तो पाला ठीक है, रात को उसे लेकर छत पर टहलने की क्या जरूरत है आपको? मैं सन्न रह गया, क्योंकि रात को तो मैं बिस्तर पर सो रहा होता हूं। फिर चील और छत पर टहलने की बात कहां से आती है? मुझे कुछ समझ न आया, मगर एक बात स्पष्ट थी, जंगल से लौटने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इतना कहकर उसने कहानी खत्म कर दी। अब इसके बाद क्या? आज भी मैं उत्तरदायित्व का वो बोझ उठाए जी रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं मौत का। जिस दिन मौत आएगी, शायद उस दिन ये जिम्मेदारी मेरे कंधों से उतर जाए। चलो चलता हूं, आशा करता हूं कहानी तुम लोग को पसंद आई होगी। कहकर उसने चाय के पैसे चुकाए और जाने लगा। अविनाश बोल पड़ा, देखा अच्छा उल्लू बना गया है, फूल जलूल कुछ भी कहानी सुनाकर चले जा रहे भाई साहब, और हम भी बेवकूफ की तरह सुन रहे थे। चील कंधे में आके बैठ जाता। चलो ठीक है, समय अच्छा ही गुजरा। वो व्यक्ति दुकान से दूर सड़क पार करके चला जा रहा था कि तभी अचानक हम सब चौंक पड़े। होटल के टपरे के ऊपर अचानक पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। हम लोग काफी देर से वहां बैठे थे और अब तो शाम का अंधेरा भी घिरने लगा था, मगर अब तक हमें कुछ भी एहसास नहीं हुआ था कि टपरे पर कुछ है। अचानक हम लोगों की आंखों के सामने टपरे के ऊपर से पंख फड़फड़ाकर उस आदमी की ओर निकल गया एक बड़ा सा चील। जैसे अब तक दम साधे होटल के टपरे पर उस व्यक्ति के बाहर आने का इंतजार कर रहा था और उठते हुए जाकर सीधा बैठ गया उसके कंधे पर।